थर्ड हेड है हमारा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, जो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट है ना, उसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बताएगा बताओ? अमाउंट बताएगा। क्या बताएगा? अमाउंट। वो आपको डायरेक्ट डाल देना है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। उसका हेड बनाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? शेयर कैपिटल का बनाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस का बनाओगे, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट का हेड बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका भी आपको हेड बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बोलेगा 2 लाख अमाउंट है, बैलेंस शीट में ही डाल देना, आपको इसका हेड बनाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में हेड पता है किसका बनता है? जिसके अंदर 2-3 आइटम हो। जैसे शेयर कैपिटल के अंदर 2 आइटम क्या होते हैं? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 2-3 आइटम क्या होते हैं? जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट। समझ रहे हो ना? इक्विटी का डिविडेंड, प्रेफरेंस का डिविडेंड, सब कुछ होता है, इसलिए उसका हेड बनता है। लेकिन मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट डायरेक्ट ही क्वेश्चन बताएगा 1 लाख है कि 2 लाख है कि 3 लाख है, वो डायरेक्ट आप किस में डाल दोगे बताओ? बैलेंस शीट में, इसलिए उसका हेड बनाने की जरूरत नहीं है। अगला है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके अंदर भी 2-3 आइटम आपको नहीं मिलेंगे, तो उसका भी हेड बनाने की जरूरत नहीं है। थर्ड जो है वो है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या है बताओ? नॉन करंट लायबिलिटी। ये मेजर हेड है और ये इनके क्या है? सब हेड। सब हेड तो आपने 12th में भी पढ़े थे ना। इसमें पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसको बनाना पड़ेगा। नोट नंबर क्या डालू इसका बताओ? मैं 3। तो मैं अब आपको क्या सिखा रही हूँ बताओ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बताओ क्या क्या आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में? किसी को याद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता था? नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें आएगा वो पैसा जो आपने लंबे समय के लिए बोरो किया है। जैसे परसेंटेज डिबेंचर। डिबेंचर से जब आप इशू करते हो तो 1-2 साल के लिए थोड़ी ना इशू करते हो, 7-8-10 सालों के लिए डिबेंचर इशू करते हो, तो ये किस में जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। उसके बाद आएगा टर्म लोन, यानी कि बैंक से जो लोन लेते हो वो भी 1 साल से ज्यादा के लिए लेते हो, तो वो किस में जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पब्लिक डिपोजिट। पब्लिक डिपोजिट, पब्लिक से डिपॉजिट मंगवाते हो, दैट इज ऑल्सो फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वो भी किसमें जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और बॉन्ड्स, बॉन्ड्स भी जो इशू करते हो दैट इज ऑल्सो फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वो भी किसमें जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डिवेंचर और बॉन्ड्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनियां इशू करे तो वो डिवेंचर होते हैं और गवर्नमेंट कंपनियां इशू करे तो वो बॉन्ड्स होते हैं। डिवेंचर याद है ना आपको 11th-12th क्लास का? डिवेंचर क्या होता था? अगर कंपनी को पैसा चाहिए होता तो कंपनी डिवेंचर इशू कर देती थी और डिवेंचर होल्डर से पैसा उधार ले लेती थी, और डिवेंचर कंपनी पे लायबिलिटी हो जाती थी, क्योंकि उन डिवेंचर होल्डर का पैसा कंपनी को क्या करना है? वापस करना है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये आपका हो गया। आपका कौन सा हेड बताओ? थर्ड। नोट नंबर कौन सा हो गया? 3। आपको बकायदा ये सारे नोट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? नोट नंबर। और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? अमाउंट। यहाँ पर आप उस नोट नंबर का जो टोटल है ना, जैसे शेयर कैपिटल का नोट का टोटल करके यहाँ लिखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस के नोट का टोटल करके यहाँ लिखोगे। मनी रिसीव और शेयर एप्लीकेशन का नोट का टोटल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल अमाउंट होगी, एक ही अमाउंट होगी, तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख दोगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का टोटल करके यहाँ लिख दोगे। यहाँ पे डिबेंचर भी मिल सकते हैं और लोन भी मिल सकते हैं। अगला जो इसमें हेड है दैट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैंने पहली क्लास में सबका मतलब बताया था। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसका नोट नंबर क्या बनेगा बताओ? 4। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नोट नंबर क्या बनेगा? 4। इसका भी आपको नहीं नहीं, इसका भी नोट बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी इंडिविजुअल आइटम होगा, डायरेक्ट बताया होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1 लाख की है कि 2 लाख की है कि 3 लाख की है, तो डायरेक्ट आप किसमें लिख देना बताओ? बैलेंस शीट में लिख लेना। समझ में आ रही है ना? तो अभी तक आपने देखो कितने आइटम लिख लिए? 1 2 3 4 5 6। 6 में से नोट सिर्फ किसके बनाने पड़े? 3 के। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही है ना? इन सब का मतलब जानना हो तो फर्स्ट क्लास लेनी पड़ेगी मेरी, जिसमें मैंने इन सब का मतलब बता रखा है। ठीक है ना? अगला देखिए प्लीज, इसका सी पार्ट है अदर नॉन करंट लायबिलिटी या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कुछ भी बोल सकते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसका जो नोट नंबर बनेगा वो बनेगा नोट नंबर 4। नोट नंबर क्या बनेगा? 4। तो इसमें क्या क्या आएगा अदर नॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में? तो मैं नोट नंबर 4 आपको सिखाने जा रही हूँ। आपको रटना तो खुद ही पड़ेगा। किसी को याद है 11th क्लास में?
इसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, बोलो। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, लेकिन मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ। पता है क्यों मोर देन 12 मंथ वाले क्यों आते हैं? समझो मेरी बात, समझो ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने जा रही हूँ प्लीज। हम नॉन करंट लायबिलिटी का हेड बना रहे हैं ना, मतलब वो लायबिलिटी जो 12 महीने से ज्यादा की है। अगर ट्रेड पेबल 12 महीने से कम की है तो फिर वो तो अगले हेड में जाएगा, जो कि अगला क्या होगा, करंट लायबिलिटी का हेड। अभी हम कौन सा हेड बना रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी में जो आएंगे वो आपके आएंगे ट्रेड पेबल मोर देन 12 मंथ। अच्छा, क्वेश्चन में सिर्फ ये बोले कि ट्रेड पेबल है, तो बताओ आप मोर देन 12 मंथ मानोगे, लेस देन 12 मंथ मानोगे? लेस देन 12 मंथ, क्योंकि क्रेडिटर की पेमेंट आप 12 महीने के अंदर ही कर देते हो मोस्टली। हम किसी से सामान उधार खरीदते हैं तो बताओ 12 महीने के बाद पेमेंट करते हैं, 12 महीने के अंदर कर, पहले ही कर देते हैं, जल्दी पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को स्पेशली बोलना पड़ेगा कि ट्रेड पेबल मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा के ट्रेड पेबल है। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? क्लियर हो गई, ये नहीं हो गई? तो ये भी किस में जाएगा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। एक और चीज आएगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर या डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर या डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं, उसका प्रीमियम। समझो मेरी बात, समझो। हमने शेयर रिडीम किए करने हैं, लेकिन 100 रुपए के 110 रुपए वापस करने हैं। कितने रुपए वापस करने हैं, 110। अभी वापस करने हैं 10 रुपए ज्यादा है, या 10-15 साल के बाद वापस करने हैं, 10-15 साल के बाद, तो वो भी किस में जाएगा, अदर लॉन्ग करंट टर्म लायबिलिटी। प्लीज मेरी बात सुनिए, प्रीमियम रिडेम्पशन होता क्या है? एक शेयर 100 रुपए का है, अगर उसके 100 रुपए वापस करो तो वो पार पे रिडीम हो रहा है। किस पे रिडीम हो रहा है, पार पे। और अगर उसके 110 वापस करो, 10 रुपए एक्स्ट्रा वापस करो, तो वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। किस पे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम पे। और ये जो प्रीमियम है वो आज नहीं वापस करना, कुछ सालों के बाद वापस करना है, तो वो किस में जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, और जो कि हमारा नोट नंबर क्या होगा, 4। याद रखना, नोट उसी चीज के बनेंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा आइटम होंगे, राइट। अदरवाइज तो आपको नोट बनाने की जरूरत ही नहीं। अगर एक ही आइटम है तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में दो, मान ली ट्रेड पेबल ही दिया होता तो नोट बनाने की जरूरत ही की है, डायरेक्ट किसमें डाल दो, बैलेंस शीट में डाल दो। जब 2-3 आइटम दिए होंगे ना क्वेश्चन में, तो आपको उन 2-3 आइटमों को प्लस करने के लिए आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड और नोट? क्या कोई डाउट है? अगला हेड क्या है बताइए, अगला हेड क्या है, डी। इसमें अगला हेड क्या है बताओ, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी कि ये प्रोविजन जो 12 महीने से ज्यादा के लिए बनाए हैं, तो ये भी किस में जाएगा बताओ, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। याद आपको ही करना पड़ेगा बच्चों, मैं नहीं करवा सकती क्वेश्चन में आपको कौन सा किस सेट के अंदर जाएगा। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों कि इसके ऑप्शन में इसी का क्वेश्चन आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये नहीं कह सकती कि कोई और चैप्टर याद कर जाओ या तैयार कर जाओ। नोट नंबर 5 में जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ओके, जो लंबे समय के लिए प्रोविजंस बनाया है। मैम लंबे समय के लिए कौन कौन से प्रोविजन बनाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, आपको रिटायरमेंट के टाइम कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना है। एक बात बताओ, आपके यहाँ कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज, उनको रिटायरमेंट के टाइम क्या देना है, पैसा। आज देना है या 2-4 साल के बाद देना है, तो वो किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। जैसे आप रिटायरमेंट के टाइम क्या देते हो, ग्रेजुटी का पैसा देते हो, तो प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम आप प्रोविडेंट फंड का पैसा देते हो, तो प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, तो ये भी किस में जाएगा बताओ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है, प्लीज बताइए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या जाएगा। जिन वो सारे प्रोविजन जो आपने 1 साल के ज्यादा के लिए बनाए हैं वो किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके और नोट, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के कितने हेड हो गए बताओ, आपके 5 हो गए। क्लियर हो गए ना, जिसको आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। इवन वर्किंग नोट नहीं होते, ये नोट ही होते हैं, इनके बकायदा मार्क्स होते हैं, आपके आंसर्स का पार्ट ही होता है ये, राइट ना। उसके बाद जो आपका अगला हेड बनेगा, जो अगला हेड बनेगा दैट इज करंट लायबिलिटी। हाँ जी, लायबिलिटी साइड को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा करंट लायबिलिटी। जो ग्रीन से लिख रही हूँ वो मेजर हेड है, और जो व्हाइट से लिख रही हूँ वो सब हेड है ना। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस,
मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, और इसके 4 पार्ट है, और इन सभी पार्ट्स के आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे बस उसी का नोट बनाने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगी तो यहाँ क्या आएगी बताओ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कौन सी बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जो वो बोरोइंग जो आपने थोड़े समय के लिए की है वो किस में जाएगा बताओ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। तो बताओ शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा, नोट नंबर कौन सा, 6। मैम ये तो 28 कह रहे हो, हमें तो पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। भैया चढ़ना ही पड़ेगा। बीकॉम की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैं मानती हूँ तीनों सेमेस्टर में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है, तीनों सेमेस्टर में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा लेंदी है, बहुत बड़ा है, राइट। अच्छा एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या गया था, डिबेंचर, क्या गया था, डिबेंचर नहीं जाएगा, यहां जाएगा बैंक ओवर ड्राफ्ट, क्योंकि जब बैंक ओवर ड्राफ्ट लेते हो तो उसकी पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करनी होती है, समझ में आ रही है ना। या फिर इसमें जाएगा लोन रिपेबल ऑन डिमांड, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, वो लोन जो आपको रीपे करना है ऑन डिमांड, पता नहीं डिमांड कब आ जाए, पता नहीं डिमांड कब आ जाए। अगर टर्म लोन है तो आपको पता है 4 साल के लिए उठाया तो 4 साल में ही पे करना है, 10 साल के लिए उठाया तो 10 साल के लिए पे करना है, तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा। लेकिन अगर आपका लोन रिपेबल ऑन डिमांड है तो पता नहीं डिमांड कब आ जाएगी, तो वो किस में जाएगा बताओ, शॉर्ट टर्म बोरिंग में। और इसमें जाएगा कैश क्रेडिट, हाथ उधारी, हाथ उधारी अगर आप किसी से पैसा लेते हो, मोस्टली बैंकों से लिया जाता है कैश क्रेडिट, तो वो भी किस में जाएगा बताओ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। क्या आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में अंतर समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया, राइट ना। तो आपके जो वैसे तो और भी आइटम जाते हैं, पर बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो आइटम है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, समझ में आ रही है ना। अगर इसका अगर आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 12th में पढ़ा हो ना, तो फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, फ्रॉम अदर्स, बहुत सारी चीजें पढ़ते थे हम 12th में, लेकिन वो सब बीकॉम में नीड नहीं है, क्योंकि बीकॉम में एक हेड नहीं बनता, बीकॉम में ऐसे करके आपको कितने हेड बनाने हैं, 28 हेड बनाने हैं, राइट ना। तो फटाफट बनाने हैं वो 28, 40-45 मिनट में क्वेश्चन भी खत्म करना है आपको, ये वाला पूरा का पूरा बैलेंस शीट बना के और ये सारे हेड बना के और सारी एडजस्टमेंट करके। नेक्स्ट देखिए प्लीज, नेक्स्ट देखिए, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद जो अगला हेड है वो है ट्रेड पेबल। कौन सा है, ट्रेड पेबल। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने ट्रेड पेबल यहाँ पे भी लिखवाया था, किसमें, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में, और ट्रेड पेबल यहां पर भी लिखवा रही हूं। खाली ट्रेड पेबल आए तो वो किस में जाएगा, ट्रेड पेबल में, और क्वेश्चन बोले ट्रेड पेबल मोर देन 12 मंथ, तो वो किस में जाएगा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। समझ में आ रही है ना, क्योंकि खाली ट्रेड पेबल लिखा है ना तो आप मानोगे लेस देन 12 मंथ है तो उसे ट्रेड पेबल में लेके जाओगे, और मोर देन 12 मंथ लिखा है तो अदर नॉन करंट लायबिलिटी में लेके जाओगे। अब ट्रेड पेबल में क्या क्या आएगा बच्चों, इसका बनेगा आपका कौन सा नोट, नोट नंबर 7, नोट नंबर 7, इसमें आपको बनाना पड़ेगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में आएगा नंबर 1 क्रेडिटर्स एंड नंबर 1 बिल्स पेबल। बच्चों मैं आपको कॉपी करने का मौका नहीं दे रही बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कॉपी करवाऊंगी तो बिल्कुल सिलेबस स्लो हो जाएगा, राइट ना। तो आप घर में कॉपी कर लेना, तभी हमारा 45 मिनट्स में 1.5 घंटे का काम निपटेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगी, तो आप इसके उसको घर पे कॉपी कर लेना। क्या हुआ है, तो इसमें क्या आएगा बताओ, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आएगा बताओ, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्लियर हो गई ना, क्रेडिटर की पेमेंट भी आपको 12 महीने के अंदर करनी पड़ती है। बिल्स पेबल पता है, याद है किसी को बिल्स पेबल क्या था, बताओ क्या था बिल्स पेबल। बिल्स, अगर क्रेडिटर से रिटर्न में एग्रीमेंट ले लेते थे तो क्या कहलाता था, बिल्स पेबल। मैं सामान उधार खरीद के ला रही हूँ, है ना, तो वो मेरे क्रेडिटर हैं, लेकिन अगर मैं उनसे रिटर्न एग्रीमेंट बनवा लूँ, है ना भाई, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगी, तो वो क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। समझ में आ रही है ना। डेटर के साथ रिटर्न एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, बिल रिसीवेबल, और क्रेडिटर के साथ रिटर्न एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है, कोई डाउट है। तो ये अगली हेड हो गई आपकी, क्या हो गई बताओ, ट्रेड पेबल। इसमें दो ही चीजें याद रखने की जरूरत है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। अगला देखिए प्लीज, इसमें जो है अगला हेड जाएगा अदर करंट लायबिलिटी। बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, अदर करंट लायबिलिटी को, है ना। अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या जाएगा, बार बार पेज पलटने पड़ते हैं, अगर एक ही पे लिख दिया तो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी तो वो पीडीएफ आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगी, राइट। अदर करंट लायबिलिटी,
इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है क्या क्या जाता है बच्चों। सबसे पहले याद है कॉल सिनेरियर किस में गया था? शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में से क्या हो जाता है? माइनस। क्या हो जाता है? जैसे इक्विटी शेयर ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन 2,000 उनका कॉल सिन एरियर है, उनका पैसा देना बाकी है, तो 1 लाख में से 2,000 क्या हो जाएगा? माइनस। और जो कॉल सिन एडवांस है ना, अगर उन्होंने पैसा एडवांस में दे दिया तो वो किस में जाएगा बताओ? अदर करंट लायबिलिटी में। क्योंकि कुछ भी चीज अगर एडवांस में मिल जाए तो आपकी लायबिलिटी होती है। इवन कोई भी एडवांस इनकम है, कोई भी क्या मिल जाए? एडवांस इनकम। आप लोग मुझे फीस एडवांस में दे दो 2 साल की, तो वो मैं किस में डालूंगी? अदर करंट लायबिलिटी में। समझ में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चे पे करने बाकी हैं, वो भी किस में जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी में। समझ? रेंट, रेंट पे रह लिए, रेंट देना बाकी है, बिजली का बिल देना बाकी है, तो वो किस में जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी में। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड, जो पैसा क्या करना है बताओ? वापस। आपको याद है ओवर सब्सक्रिप्शन होता था? ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता था? हम शेयर कितने के लिए एप्लीकेशन मंगवाते थे? 10,000 के लिए। आ जाती थी कितने के लिए? 12,000 के लिए। 2,000 के लिए एक्स्ट्रा पैसा आता था, वो एक्स्ट्रा पैसा या तो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते थे, या हम उसको क्या कर देते थे? वापस कर देते थे। तो वो जो रिफंड करना है पैसा, वो किस में जाएगा बताओ? किस में जाएगा बताओ? अदर करंट लायबिलिटी में। और क्या जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में? अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड, हम लोगों ने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया हमारी कंपनी ने, पर सामने वाला बंदा पैसा लेने नहीं आया। क्यों नहीं आया? देश छोड़ के चला गया था, या उसकी डेथ हो गई थी, किसी भी रीजन से वो पैसा लेने नहीं आया, तो वो किस में जाएगा? अनक्लेम्ड डिविडेंड। मैं देखो ना, मेरी बात सुनो, मैंने 1 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर किया। कितने का डिविडेंड डिक्लेयर किया? 1 लाख का। 80,000 तो लोग आ गए, लेकिन 20,000 के लोग नहीं आए पैसा लेने के लिए। क्यों नहीं आए? लेने नहीं आएंगे तो हम कैसे देंगे? क्योंकि वो या तो कंट्री छोड़ के चले गए थे, या फिर वो उनकी डेथ हो गई थी, उनके पीछे उनका कोई वारिस नहीं बचा था, तो इस वजह से वो अपना क्लेम करने नहीं आए, तो वो क्या कहलाएगा? अनक्लेम डिविडेंड, वो भी अदर करंट लायबिलिटी में। और अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड मतलब लोग क्लेम करने तो आ गए, पर हमने नहीं दिया उनको। क्यों नहीं दिया हमने उनको डिविडेंड? क्योंकि उनकी बैंक अकाउंट की डिटेल गलत थी, या उनके नाम की स्पेलिंग में एरर था, तो वो क्या हो गया बताओ? अनपेड डिविडेंड। तो वो किस में जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी में। देख रहे हो अदर करंट लायबिलिटी में हर वो आइटम जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। वो तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में ज्यादा इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि स्पेशल मिलेगा ही मिलेगा ये, वैसे तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आ ही जाता पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे ब्याज देना बाकी है, तो ये भी किस में जाएगा बताओ? अदर करंट लायबिलिटी में। तो ये मेजर मेजर चीजें हो गई जो किस में जाती है? अदर करंट लायबिलिटी में। और इसको अगर डीप में करना चाहो तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, पर उतना वो सब करने की जरूरत नहीं, वो 12th में जरूरत थी। क्योंकि अभी फिर रिपीट कर रही हूँ, आपको ये सारे हेड बनाने हैं, तो आपको हर हेड का एक एक दो दो आइटम ही आपको मिलेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि सारे के सारे आइटम आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। और हो सकता है ये सारे बनाने की भी जरूरत ना पड़े, 28 में से सिर्फ 20 बनाने की जरूरत पड़े, बाकी के आइटम ही दिए नहीं होंगे तो हम बनाएंगे ही नहीं। समझ गए या नहीं समझ गए? राइट ना? आगे देखिए प्लीज। अदर करंट लायबिलिटी समझ में आया? इसका अगला हेड है, डी है, वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या है बताओ? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसका नोट नंबर क्या बनेगा? 9। तो दिस इज लायबिलिटी साइड, और फिर ये लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा, तो ये हमारी क्या बन जाएगी बताओ? लायबिलिटी बन जाएगी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या आएगा बच्चों? तो हम इसके लिए नोट नंबर क्या करते हैं बताओ? 9। बताओ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक ही आइटम आता है, मोस्टली एक ही आइटम आता है, नोट नंबर 9, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो आप चाहो तो इस हेड को अवॉइड भी कर सकते हो, समझे? आप चाहो तो इस हेड को अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आइटम आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर मैम आपने अवॉइड क्यों नहीं करवाया? इसलिए नहीं करवाया क्योंकि क्वेश्चन हमें प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कि 30% टैक्स लग रहा है। तो क्वेश्चन जब हमें कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, तो कैलकुलेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस हमें यहाँ पे इस हेड के नीचे मिल जाएगा। इसलिए एक ही आइटम आने के बावजूद भी मैं ये आपको लिखवा रही हूँ। समझ गए या नहीं समझ गए? फ्यूचर की पूरी प्लानिंग करके चल रही हूँ ना, कि क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम ना आए उस क्वेश्चन को करने में, आपको हर जगह आपके पास स्पेस हो उस क्वेश्चन को करने के लिए। क्लियर हो गई ना मेरी बात? ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये हमारी लायबिलिटी साइड क्या हो गई बताओ?
क्या हो गई बताओ, खत्म। इसी के नीचे कौन सी साइड शुरू होगी बताओ, एसेट साइड। तो हम इसी के नीचे इसको ऊपर ले जाएं और इसी के नीचे हम कौन सी साइड शुरू करते हैं, एसेट साइड। मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या आपको लायबिलिटी साइड में कोई प्रॉब्लम है? सारे आइटम समझ में आ गए? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी टू बी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, है ना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? समझे? ये पूरे जब इन सबको ऐड करोगे तो आपकी कौन सी साइड तैयार हो जाएगी बताओ, लायबिलिटी साइड। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी एसेट साइड। एसेट में जाएगी, सबसे पहले क्या लिखी जाती है, नॉन करंट एसेट्स। क्या लिखी जाती है, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में पहले जब शायद आप 12th में पढ़ते होंगे तो फिक्स एसेट बोला जाता था, लेकिन आजकल उस फिक्स एसेट का नाम चेंज हो गया, उसका नाम चेंज होकर हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। जिसको आप फिक्स एसेट बोलते थे ना 12th में, उसका नाम चेंज हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। पूरा बैलेंस शीट पूरे फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी। इवन जिस चीज का आइटम नहीं भी दिया हो ना, आपको उसको नील डाल के छोड़ना पड़ेगा। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना, उसका एक रटा रटाया क्या होता है बताओ, फॉर्मेट। जैसे स्कूल का फॉर्म नहीं होता, एडमिशन फॉर्म होता है, नेम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, है ना, फिर आपने क्लास 12th 10th कब पास की, क्लास 12th कब पास की, पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है। अब मान लिया आप किसी फॉर्मेट के, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मंथली इनकम में आपकी नील है, तो आप नील भरते हो ना, नील भरते हो ना मंथली इनकम के कॉलम में, कॉलम को खाली तो नहीं छोड़ देना। तो सेम ये क्या है बताओ, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और ये फॉर्म है, फॉर्म ए, फॉर्म ए। तो अगर ये फॉर्म है तो आपको इसमें हर एक हेड आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे उसके अंदर आपको आइटम दिया हो या ना दिया हो। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गई ना? तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इसके अंदर आपको बच्चों ए के अंदर भी आपको ऐड मिलेंगे। मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूं। इसका सबसे पहला हेड है टेंजिबल एसेट। कौन सी एसेट? टेंजिबल एसेट। नोट नंबर क्या हो गया बताओ, 10। नोट नंबर क्या हो गया? इसके अंदर 5 है, कितने हैं, 4, सॉरी 4। और फिर जो है इसका बी पार्ट शुरू होगा। आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फर्स्ट के अंदर 5 पार्ट है, ए बी सी डी ई। ध्यान से सुनना, नॉन करंट एसेट के अंदर 5 पार्ट है, ए बी सी डी ई, और ए के अंदर 4 सब पार्ट है। कौन कौन से? टेंजिबल। सबसे पहले क्या है बताओ, टेंजिबल। तो टेंजिबल क्या होती है बच्चों, देखिए टेंजिबल क्या होती है। इसके लिए हम बनाएंगे टेंजिबल एसेट का नोट। तो क्या होगा बताओ, नोट नंबर कौन सा बताओ, 10। नोट नंबर 10, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होती है जिसको हम छू सकते हैं। टेंजिबल एसेट वो होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, राइट। और क्या होती है टेंजिबल एसेट में, फर्नीचर एंड फिक्सचर, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। व्हीकल्स, अदर टेंजिबल एसेट, कोई और टेंजिबल एसेट। अदर में क्या मैम, जो टीचर को नहीं आता वो अदर नहीं। ऑफिस इक्विपमेंट, जैसे जैसे क्या, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस का कंप्यूटर, ऑफिस का टाइपराइटर, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको भी हम टच कर पाए ना, तो वो कौन सी एसेट है, टेंजिबल एसेट्स। क्लियर हो गई ना मेरी बात? इसके बाद उसका अगला हेड होगा कौन सा बताओ, इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट, नोट नंबर क्या बनेगा इसका, 11। इनटेंजिबल एसेट का, राइट ना। आपको ये सारे साथ साथ याद करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर ये इतना सही चैप्टर नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट भी है। और ये चैप्टर सबसे पहले मैंने क्यों कराया, इसलिए कराया क्योंकि ये चैप्टर हर चैप्टर में काम आएगा। क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट तो आपको हर चैप्टर में बनानी पड़ेगी, चाहे आप इशू ऑफ शेयर का चैप्टर करो, चाहे आप इशू ऑफ डिवेंचर का चैप्टर करो, चाहे आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर करो, चाहे अमलगमेशन का चैप्टर करो,
चाहे आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर करो, आपके सिलेबस का आप कोई भी चैप्टर करोगे आपको उसमें क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट। इतनी बड़ी नहीं, छोटी सी, पर बनानी जरूर पड़ेगी। तो आपको बैलेंस शीट अगर सीख लोगे तो आपको हर चैप्टर में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, आधा काम फिर यहीं से निपट के चला जाएगा। तो प्लीज अब देखिए मेरी बात सुनिए, इंटेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी इंटेंजिबल एसेट होती है, गुडविल, गुडविल, पेटेंट एसेट, है ना। तो कॉपीराइट, पेटेंट, कॉपीराइट, ये भी हमारी कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल। उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला भी कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल। फॉर्मूला जानते हो आपकी एसेट होती है, मैगी का फॉर्मूला, मसाले का फॉर्मूला उसका एसेट है ना उसकी, राइट। अगर मैगी से उसका मसाला छीन लो तो मैगी खत्म, समझे कि नहीं समझे। तो फॉर्मूला, और yippee वाले है ना, yippee वाले क्यों मैगी मसाले को नहीं कर रहे कॉपी, क्योंकि उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा उस मसाले का। क्या yippee वाले को मैगी मसाले का फॉर्मूला नहीं पता, पता है। आजकल तो एक ब्लड के बूंद में कितने वायरस होते हैं, जब लोगों को ये पता होता है कि कितने वायरस हैं, करोड़ों वायरस में, तो एक बार माइक्रोस्कोप के नीचे रखो, पता लग जाएगा मैगी मसाले में कौन कौन से मसाले मिले हुए हैं। पर yippee वाले उसको कॉपी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि फॉर्मूला है। और फॉर्मूला आपकी कौन सी एसेट होती है, इंटेंजिबल। जो भी जो कमा के दे, वहां डिजाइन, जैसे ताजमहल का डिजाइन है या मॉडल है, वो हमारी एसेट है। दूसरा ताजमहल क्यों नहीं बन रहा, दूसरा ताजमहल इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उसके डिजाइन को रजिस्टर कराया हुआ है। सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप है, दूसरा व्हाट्सएप क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि उसको रजिस्टर कराया रखा है। और क्या होती है इंटेंजिबल एसेट, बताओ, तुम बताओ ना, और क्या होती है, लाइसेंस, लाइसेंस भी आपकी एसेट है ना। मॉडल, मॉडल भी आपकी इंटेंजिबल एसेट है। फ्रेंचाइजी, वो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट है। अदर इंटेंजिबल एसेट इतना डीप नहीं आता, वहां तो एक एक 12th में तो एक एक आइटम बताना पड़ता है। यहाँ पर आपको पता है ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा कि उसमें ये नीचे वाली चीजें आपको मिले। समझ गए या नहीं समझ गए, मैंने कभी नहीं देखा 12th इसमें बिग बिग कॉम में, सिर्फ गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट देखा है। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट में ये हो गई टेंजिबल एसेट, दिस इज इनटेंजिबल एसेट। अगला जो है वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जानते हो क्या होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट कहां लिखोगे, बैलेंस शीट में। व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर बिल्डिंग पूरी बन गई है तो टेंजिबल एसेट, बिल्डिंग का आधा काम हो गया, आधा काम होना बाकी है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मशीनरी पूरी रेडी हो गई है तो टेंजिबल एसेट, और मशीनरी का आधा काम हो गया, आधा काम होना बाकी है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और अगला है इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इसका भी आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट बोलेगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर पूरा बन गया है तो इंटेंजिबल एसेट, और सॉफ्टवेयर का आधा काम हो गया, आधा काम होना बाकी है तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट की स्टेज पे है सॉफ्टवेयर, अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की स्टेज पे है सॉफ्टवेयर। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के चारों पार्ट। हो सकता है आपको टेंजिबल एसेट दियो, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो फिर भी लेकिन आपको इस वाले चैप्टर में सारे हेड बनाने ही पड़ेंगे, बाकी चैप्टर्स में बनाने की नीड नहीं है। बाकी चैप्टर में सिर्फ जो दिया होगा वही बनाएंगे बैलेंस शीट में, लेकिन ये चैप्टर जो कि स्पेसिफिकली बैलेंस शीट के लिए है, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस के लिए है, तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, चाहे आपको क्वेश्चन में वो आइटम दिया है या नहीं दिया है। समझ गए ना, सिर्फ इसी चैप्टर में, राइट। उसके बाद इसका अगला हेड है, किसी को याद है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसका नोट नंबर बनेगा 12, नोट नंबर क्या बनेगा 12, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। 11 तक तो यहाँ बन गए थे ना इंटेंजिबल एसेट तक, नोट नंबर क्या, क्या मैम ये नोट नंबर फिक्स है, नहीं, अगर आप इसके नोट कम बनेंगे तो अकॉर्डिंगली नोट नंबर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, राइट ना। तो अब आपका नोट नंबर क्या बनेगा बताओ, 12। नोट नंबर 12 क्या होती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, याद है या भूल गए 12th का सब कुछ। हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमने क्या की है बताओ, इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा के लिए। हमने शेयरों में इन्वेस्ट कर दिया, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, किसी भी जगह इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन 12 महीने से ज्यादा के लिए, तो वो किस में जाएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर
डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया फॉर मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा के लिए, तो वो किस में जाएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बच्चों एक बात बताऊं प्लीज, आपको यहीं पे एलैबोरेट कर देती हूँ मैं। नॉन करंट एसेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, अगला हेड किसका बनेगा? करंट एसेट का, उसमें आएगी करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या आएगी? करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट एसेट में कौन सी इन्वेस्टमेंट है? नॉन करंट। और अगला हेड क्या बनेगा? करंट एसेट, उसमें करंट इन्वेस्टमेंट। दोनों में अंतर क्या है? अगर आप 12 महीने से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करो तो नॉन करंट, 12 महीने से कम के लिए करो तो करंट। आप अपना लॉजिक लगा के बताओ, मुझे सिर्फ अपना लॉजिक लगा के बताओ। क्वेश्चन आपको अगर बताए नहीं कि 12 महीने से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है या 12 महीने से कम की है, तो बात क्या मानोगे? 12 महीने से ज्यादा की है कम की? ज्यादा की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी भी कोई 2-4 महीने के लिए नहीं करता। अगर 2-4 महीने के लिए होती तो बैंक में ही एफडी करा के छोड़ देते या बैंक में ही पैसा डाल के छोड़ देते। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मोस्टली मोटिव 12 मंथ से ज्यादा का ही होता है। तो अगर जैसे ट्रेड पेबल में पूछा था मैंने, 12 महीने से ज्यादा का या 12 महीने से कम का, तो आप किसका माना था? कम का, क्योंकि ट्रेड पेबल हमेशा 12 महीने से कम का होता है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछूं कि इन्वेस्टमेंट ना बताएं कि 12 महीने से ज्यादा किया है 12 महीने से कम किया है, तो क्या मानोगे बताओ? ज्यादा। समझ गए या नहीं समझ गए? इसका अगला हेड है, बताओ मुझे, डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट, इसका भी नोट बनाने की आपको जरूरत नहीं है, जैसे आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नोट बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे टाइम बचा तो कभी मैं आपको डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब भी बताऊंगी, लेकिन चूंकि क्विक बेस पे कराना है ना, तो इसलिए अभी नहीं बता रही। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, हल्का सा। पूरा डिटेल में डिस्कशन कभी टाइम मिलता तो बताएंगे। आपको पता है इनकम टैक्स और अकाउंट्स दोनों का प्रॉफिट अलग अलग आता है। दोनों का प्रॉफिट क्या आता है? अलग अलग। मैं बताती हूँ क्यों। मान लिया दोनों में सेल हुई है 1 लाख की, सेल तो दोनों में सेम होगी, 1 लाख की और 1 लाख की, गॉट इट। परचेज भी दोनों में सेम होगी, मान लिया दोनों में परचेज हुई है 80,000 की, 80,000 और 80,000, ये दोनों में परचेज सेम हो गई, राइट। लेकिन डेप्रिसिएशन दोनों में अलग अलग लगेगा। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में फॉलो होता है ब्लॉक ऑफ एसेट, कुछ अलग सिस्टम फॉलो होता है। जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना तो आपको बताऊंगी कि ब्लॉक ऑफ एसेट फॉलो होता है। तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन अलग लगता है और अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन अलग लगता है। मान लिया यहां लगा डेप्रिसिएशन 10,000, कितना लगा? और यहां लगा 15,000, कितना लगा? 15,000। तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख में से 80 और 10 90 माइनस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 10,000। और यहाँ पे कितना आया? 1 लाख में से 95 माइनस के 5,000। बोलो ठीक है। अब मान लिया टैक्स लगा, टैक्स 30% लग रहा है। कितने परसेंट लग रहा है? 30%। तो 3,000 हो गया। और यहाँ 5,000 का 30% कितना हो गया? 1,500 हो गया। 10,000 का 30% 3,000 हो गया। और 5,000 का 30% कितना हो गया? 1,500। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट। अकाउंट्स के प्रॉफिट और इनकम टैक्स के प्रॉफिट्स में अंतर होने के कारण जो टैक्स में डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट। मैम ये बता दो, ये 1,500 डेफर्ड टैक्स एसेट है, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। इनकम टैक्स वाले हमसे अपना वाला टैक्स लेके जाएंगे, इनकम टैक्स वाले हमसे कितना टैक्स लेके जाएंगे? 3,000। लेकिन हमारे मुताबिक टैक्स कितना बना है? 1,500। यानी कि हमारे मुताबिक हमने 1,500 टैक्स ज्यादा पे कर दिया। और जब भी कोई खर्चा ज्यादा पे कर देते तो आपकी क्या बन जाती है? एसेट। क्या बन जाती है? एसेट। और मान लिया यहाँ पे 4,000 टैक्स होता तो वो फिर डेफर्ड टैक्स क्या हो जाती? लायबिलिटी। आपको बिल्कुल मतलब जानने की जरूरत नहीं है डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, ये आपकी बन गई डेफर्ड टैक्स एसेट, राइट। ये सिलेबस पता है, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब मुझे भी नहीं पता लगा था जब तक मैं सीए फाइनल में नहीं आई थी। समझिए मेरी बात, समझो। ये आपके किसी बीकॉम में नहीं है, एमकॉम में नहीं है, किसी किसी भी सिलेबस में नहीं है। ये डायरेक्ट जाके सीए फाइनल के सिलेबस में है, डेफर्ड टैक्स एसेट। क्योंकि इसको जानने के लिए आपको इनकम टैक्स के रूल्स भी पता होने चाहिए। तो पहले तो आपको थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा।
तब आप प्रॉपर इस टैक्स को कैलकुलेट करना सीखोगे, इस प्रॉफिट को, और तब आपको डेफर्ड टैक्स निकालनी आएगी। समझ गए या नहीं समझ गए? तो इसलिए आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बताएगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट कितने की है, आपको उसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है ना बच्चों? इसका अगला हेड क्या है, शुरू कर। नोट नंबर 13 किसका जाएगा बताओ? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस का। इसमें जाएगा कैपिटल एडवांस। ये वो एडवांस होता है जो कैपिटल एसेट खरीदने के लिए होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, उसके लिए जो एडवांस होता है वो जाएगा अदर नॉन करंट, सॉरी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में। उसके बाद अगला हेड है अदर नॉन करंट एसेट्स। इसमें जाएगी, अदर नॉन करंट एसेट में जाएगी वो एसेट जो 12 महीने से ज्यादा की है, लेकिन सब में नहीं आई। इसमें आएगा ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ, ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 12 मंथ। वैसे ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? डेटर। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? डेटर और बिल रिसीवेबल। लेकिन अगर वो 12 महीने से ज्यादा के हैं तो वो किस में जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट। प्लीज क्लैरिफाई करती हूँ, अगर खाली ट्रेड रिसीवेबल लिखा है तो आप उसको किसमें लिखोगे? ट्रेड रिसीवेबल में। और अगर ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 12 मंथ आए तो उसे किसमें लिखोगे? अदर नॉन करंट एसेट्स में। क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कुछ ना बोले ना तो हम इसे मानते हैं कि 12 महीने से कम किया है। अब तुम सब बच्चों से मुझे फीस लेनी है, तुम सब बच्चे मेरे ट्रेड रिसीवेबल हो गए, तुम सब बच्चे मेरे क्या हो गए? ट्रेड रिसीवेबल। 12 महीने से ज्यादा क्यों है, 12 महीने से कम क्यों? कम के, क्योंकि 12 महीने के अंदर ही ले लूंगी मैं फीस तुमसे। तो तुम लोग जो है 12 महीने से कम क्यों हो गए, तो तुम लोग किस में जाओगे बताओ? ट्रेड रिसीवेबल में। लेकिन अगर ये स्पेसिफिकली मुझे आके कहने लगे मैम मेरे पास 1 साल अभी पैसे नहीं है देने के लिए, मैं आपकी फीस 1 साल के बाद दूंगा जब मैं कमाने लगूंगा, तो मैंने कहा ठीक है तू 1 साल के बाद दे दियो जब तू कमाने लगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा बताओ? ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 12 मंथ, तो वो किस में जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट में। समझ में आ रही है बच्चों? तो ये नॉन करंट एसेट के आपके हेड कंप्लीट हो गए। मैंने कितने करवा दिए बताओ नॉन करंट एसेट? क्या क्या करा दिया बताओ आपको? ये पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। कौन कौन सा? सबसे पहले क्या कराया? इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें शेयर होल्डर फंड, देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी, देन नॉन करंट एसेट्स, राइट। और अब हमारा क्या शुरू हो रहा है? करंट एसेट। क्लियर हो गई ना मेरी बात? ओके, तूने स्टॉप कर रखी है?